welcome in eScience Plus. Today we are going to learn about hysteresis loop. What is meaning of hysteresis? Hysteresis means delay. Hysteresis means delay. क्या है hysteresis loop? वो देखते हैं. उससे पहले हमारे पास एक सोलेनॉइड है. उस सोलेनॉइड को हमने सप्लाई दिया है. सप्लाई है हमारा V वोल्ट एंड यह है एक रियोस्टेट. करंट की जो वैल्यू है वो हमें वेरी करनी है, चेंज करनी है. इसके लिए हमने उसके साथ कनेक्ट किया है, वो है एक रियोस्टेट. अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I नॉट. जैसा हमने वीडियो नंबर 7 मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी में किया था, सेम वैसा ही ये जो करंट है हमारा I नॉट वो है एक फ्री करंट. फ्री करंट नेम क्यों है उसका? क्योंकि उस करंट की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, हम फ्री है उसकी वैल्यू सेट करने के लिए. तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा, मानो करंट कुछ फ्लो हो रहा है कुछ ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड थंब लो यूज़ करके हमें पता चलता है इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसे होगी. ओके, बी नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है सोलेनॉइड के लिए? म्यू नॉट एन इंटू आई नॉट. यू नो दैट एन इंटू आई नॉट इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था स्मॉल आई नॉट. व्हाट इज स्मॉल आई नॉट? स्मॉल आई नॉट का मीनिंग क्या है? किसी एक टन में से जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज वो है आई नॉट, ऐसे टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है वो है कैपिटल एन, और टोटल जो सोलेनॉइड की लेंथ है वो है कैपिटल एल. देन करंट पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल आई नॉट. ऐसा एक फॉर्मूला हमने वीडियो नंबर 7 में लिखा था, जो आपको याद होगा. नेक्स्ट, टोटल मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो है सपोज एम नेट. ये किसकी मोमेंट? जब किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब की. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको मैं प्लेस कर रहा हूँ इनसाइड द सोलेनॉइड. मानो कुछ मैंने ऐसे रख दिया. अब क्या होगा? पहले सपोज उसकी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सभी एटम की फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जो थी वो मानो कुछ रैंडम ऐसे थी. इसके लिए नेट मोमेंट जो हमें मिल रही थी वो थी 0. कब? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0 है. लेकिन जैसे ही मैं उसको सोलेनॉइड में रख रहा हूँ, मीन्स अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो जितनी भी मोमेंट है या फिर जो भी डोमेन है वो सब ब्रेक होके नेट मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगी हमें? टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये जो मैग्नेटाइजेशन मिला हमें उसका फॉर्मूला में लिखना है. देन नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन. फिर से ये सभी बातें आपको पता है, वो मैंने जस्ट यहाँ पे लिखी है. और हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू आई बी या फिर आई एम. बी फॉर बाउंड करंट एंड एम फॉर मैग्नेटाइजिंग करंट. मैग्नेटाइजेशन इसकी वजह से हमें मिल रहा है. इन दोनों फॉर्मूला का बच्चों अभी हमें यूज़ करना है, और आज हम हिस्टेरेसिस है वो पढ़ने वाले हैं. देखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या मिलेगा. नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. एक तो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया उसकी वजह से, प्लस उसमें जो मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल इसकी वजह से. तो एक फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा? बी नॉट इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट इंटू आई नॉट, प्लस मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो क्या होगा? म्यू नॉट इंटू आई बी
ये कहाँ से आया, उसके लिए आपको वीडियो नंबर 7 देखना होगा। अगर आप म्यू नॉट को कॉमन निकालो तो आपके पास एक फॉर्मूला बचता है, वो कुछ ऐसा होगा, एंड यू नो दैट आई नॉट इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी H एंड आई बी या फिर आई एम, एज पर टेक्स्ट बुक आई एम, एंड आई एम इज इक्वल टू क्या है, मैग्नेटाइजेशन। अगर आप ये जो करंट है, जो हमारा सप्लाई है, जो फ्री करंट है, उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो फ्री करंट पर यूनिट लेंथ की वैल्यू चेंज होगी। अगर आई नॉट की वैल्यू चेंज हो रही है मीन्स H की वैल्यू चेंज हो रही है, बिकॉज आई नॉट इज इक्वल टू H वेयर H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे H चेंज होगा वैसे वैसे क्या चेंज होगा, B चेंज होने वाला है। तो जो रिलेशन है, जो कर्व है B वर्सेस H का, वो हमें यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कर्व बिटवीन B एंड H। ओके, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ferromagnetic material when ferromagnetic material placed between inside the solenoid, और वो फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस M, वेर H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, M इज मैग्नेटाइजेशन एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड B वो है टोटल मीन्स नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आई नॉट इज इक्वल टू क्या है, H, और आई नॉट का फॉर्मूला और क्या था आपके पास, N इंटू कैपिटल आई नॉट डिवाइड बाई L। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर पर मीटर, करंट का यूनिट। N तो टर्न्स है, वो एक नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, एम्पियर पर यूनिट। और जो B है वो है मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई उसका यूनिट होगा टेस्ला, है ना। चलो, जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, पहले तो वो हमारे पास उसका कंट्रोल है, कहाँ से कर सकते हैं, रिओस्टेट का जो स्लाइडर होता है वो वेरी करके करंट की वैल्यू चेंज करेंगे। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो आई नॉट चेंज होगा, और आई नॉट चेंज होगा तो H चेंज होगा, H चेंज होगा तो B की वैल्यू है वो चेंज होने वाली है। जैसे ही हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो क्या जो रैंडम डायरेक्शन डोमेन में है वो फिर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी, तो आंसर है वो है नो, नहीं होगी। कब होगी, जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। उसको एक पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट का टॉर्क लगना चाहिए, तब वो वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करके कहाँ पे आएगा, फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। आपको कहीं से यहाँ से थोड़ा शिफ्ट होना है तो आप थोड़े फोर्स से नहीं चले जाएंगे, एक पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट का फोर्स लगना चाहिए, तभी आप यहाँ से है आगे बढ़ पाएंगे। सेम वैसे ही कुछ एक पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट टॉर्क चाहिए तभी वो अलाइन होगी। तो जो H एंड B मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड B के बीच में जो डिले है, डिफरेंस है, वही है हमारा हिस्टेरेसिस। तो H की वैल्यू इंक्रीज होने से B की वैल्यू जो है उसमें डायरेक्ट चेंज नहीं होने वाला है। इसके लिए पहले तो ग्राफ स्टार्ट होगा वो 0 से होगा। जब H इज इक्वल टू 0 है, H की वैल्यू 0 है मीन्स हमने सप्लाई नहीं दिया है, सप्लाई नहीं दिया है तब वो मटेरियल है उसके पास मैग्नेटिज्म नहीं है, इसके लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0। जैसे ही सप्लाई दे रहा हूँ तो डायरेक्ट उसमें मैग्नेटिज्म नहीं आने वाला है, इसके लिए H की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ भी B की वैल्यू है वो 0 ही है। बाद में नॉन लीनियर रिलेशन कुछ मिलता है और जितनी भी रैंडम डायरेक्शन डोमेन में है मैग्नेटिक मोमेंट की, वो कहाँ पे आ जाएगी, अलाइन हो जाएगी वो सभी मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब क्या होने वाला है, क्या कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ेगा ना। अब जितने भी डोमेन्स है उस सब में
डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो चुकी है। अब मुझे करंट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब H की वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं करंट दे रहा हूँ फिलहाल, वो 0 एम्पियर से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5, जैसे ही 5 एम्पियर हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे ही 5 एम्पियर हुआ तो सभी मोमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई। अब इसके बाद कुछ चेंज होने वाला नहीं है, इसके लिए अब ये जो वैल्यू है इसको आप क्या कह सकते हो, ये जो पॉइंट है वो है हमारा सेचुरेशन आ गया। सेचुरेशन का मीनिंग समझते हो, उसके बाद आगे कुछ नहीं होने वाला है, जो वैल्यू है वो है फिक्स है। इसके लिए यहाँ पे जो हमें मिल गया है वो है सेचुरेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सेचुरेट हो चुकी है, अब उससे ज़्यादा वो बढ़ने वाली नहीं है। ओके, जैसे हमने 0 से 5 एम्पियर तक किया, अब हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अब मैं करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर रहा हूँ, 5 में से 4, 4 में से 3, 3 में से 2 एम्पियर, वैसे वैसे। तो आप प्रैक्टिकली ऐसा मिलता है, जिस पाथ से हम जा रहे हैं उसी पाथ से हम वापस नहीं आने वाले हैं, कुछ ऐसा रिलेशन मिलता है। प्रैक्टिकली ऐसा रिलेशन मिलता है, जिस पाथ से हम 0 से मैक्सिमम तक, सेचुरेशन तक जा रहे थे, उसी पाथ से वापस नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो तो क्या मिल रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ, अब मैंने H की वैल्यू 0 कर दी है। H की वैल्यू 0 मीन्स अब मैंने सप्लाई है वो 0 कर दिया है, फिर भी वो मटेरियल के पास मैग्नेटिज्म आ चुका है। तो यही तो फेरो एंड पैरा के बीच में डिफरेंस था। पैरामैग्नेटिज्म में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने से जहाँ पे थे वापस मीन्स डीमैग्नेटाइज हो जाता था, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक बार अप्लाई किया, वापस उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से निकाल दे तो वो ज़ीरो नहीं हो जाता उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है वो बचता है, मीन्स उसके पास अब वो मैग्नेटिज्म हो चुका है, उसका मैग्नेटिज्म हो चुका है, मैग्नेटिक मटेरियल बन गया वो। तो ये जो वैल्यू है इसके पास, इसको कहा जाता है रिटेंटिविटी। और उसका जो सिंबल है वो है बी सफिक्स में आर, उसका जो सिंबल है वो है बी सफिक्स में आर, आर फॉर रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी का यूनिट क्या होगा, रिटेंटिविटी और कुछ नहीं है, क्या एक फील्ड ही है, इसके लिए रिटेंटिविटी का यूनिट क्या होगा, टेस्ला ही होगा। रिटेंटिविटी की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं, जब सेचुरेशन हो जाता है तब की बात है। आफ्टर सेचुरेशन जैसे ही H की वैल्यू 0 हो जाती है, तब जो रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास, उसे कहा जाता है रिटेंटिविटी। 0 में से हमने एक एग्जांपल के तौर पे क्या लिया, करंट 0 से 5 एम्पियर, देन 5 से लेके करंट की वैल्यू वापस 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा सप्लाई है उस सप्लाई के टर्मिनल जो है वो रिवर्स कर रहा हूँ, मीन्स अब मैं करने वाला हूँ वो एक करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, मीन्स राइट साइड की जगह पे अब हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे। अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, जैसे ही करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो फिर से क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी है, इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। पहले रैंडम में से एक फिक्स डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में मोमेंट मिली थी डोमेन की, अब फिर से कहाँ पे चली जाएगी, रैंडम। ऐसा ज़रूरी नहीं है पहले जैसा स्ट्रक्चर मिला था सेम डोमेन का स्ट्रक्चर ऐसा ही मिले, लेकिन हाँ नेट मोमेंट क्या हो जाएगी, पहले डिक्रीज होगी, बाद में क्या हो जाने वाली है, 0। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर करूँगा, तो पहले तो एक ऐसी मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी जहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हो जाती है, वो है 0। यहाँ पे बच्चों इसको कहा जाता है कोअर्सिविटी। फॉर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेयर net magnetic field inside the ferromagnetic material is 0, then this value of magnetic intensity is known as coercivity. And what is unit of coercivity? Coercivity is nothing but magnetic intensity. That's why उसका unit होगा वो क्या होगा,
एम्पियर पर मीटर ही होगा। मैं और बढ़ा रहा हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में, 0 में से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से अब क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी मोमेंट थी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेट हो जाएगी। अब उसके बाद करंट बढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है। मीन्स ये नेगेटिव साइड जो है वहां पे हमें मिल गया है सैचुरेशन। सपोज ये डी पॉइंट है। अब करंट बढ़ाने का मीनिंग नहीं है। अब मैं वापस करंट की वैल्यू है सपोज 6 एम्पियर तक पहुंचा था, वापस मैं करंट की वैल्यू है डिक्रीज कर रहा हूँ 6 में से 5, 3, 2, 1, 0। वापस करंट की डायरेक्शन है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे पहले लिया था वैसे ही, और कंटिन्यूअस आगे बढ़ता हूँ। तो ग्राफ है कुछ ऐसा मिल रहा है। तो एच बढ़ने से डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता, बीच में दोनों के बीच में डिले है। उस डिले को ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है, वो है हिस्टेरेसिस। और बी वर्सेस एच का अगर आप कर्व ड्रॉ करने जाओ तो जो आपको कर्व मिलता है वो एक क्लोज लूप मिलती है, इसके लिए इसको कहा जाता है हिस्टेरेसिस लूप। अगर आप एरिया अंडर कर्व बी वर्सेस एच का जो ग्राफ है उसका देखो तो क्या मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग। एरिया अंडर कर्व बी वर्सेस एच, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप नहीं है, लेकिन होगा तो क्या, इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप टेस्ला इनटू एम्पियर पर मीटर वो देखने जाओ तो टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है, टेस्ला इज इक्वल टू होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ओके, और एम्पियर अपॉन मीटर एज इट इज, टेस्ला इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। एम्पियर एम्पियर कट तो आपको क्या मिलेगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मीटर से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर इज इक्विवेलेंट टू जूल, देन हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। इसको क्या रीड किया जाता है, इसको आप कैसे रीड कर सकते हो, एनर्जी पर वॉल्यूम। मीन्स ये जो कवर एरिया है बी वर्सेस एच का जो कर्व है उसमें जो एरिया, ये जो एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया, वो एरिया आपको क्या देता है, एनर्जी लॉस। मीन्स हीट लॉस देता है, जूल हीट देता है, जूल हीट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मिलता है आपको, जूल हीट पर यूनिट वॉल्यूम। तो सर ये हीट आई कहाँ से, तो ये लूप हमें मिली कहाँ से, करंट से। तो करंट कहाँ से आया, सप्लाई में से। तो जो एनर्जी जो मिल रही है, जो हीट लॉस में जो एनर्जी लॉस हो रही है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में से मिलती है। बच्चों हमारे पास दो टाइप के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थे, उसमें से एक था वो था हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा था वो था सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये कहीं पे नोट करके रखना आप आपकी नोटबुक में। अगर आप हार्ड एंड सॉफ्ट दो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की अगर बात करो और दोनों के लिए अगर आप बी वर्सेस एच अगर आप कर्व ड्रॉ करो तो जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें जो एरिया है वो ज़्यादा है एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में उसमें जो कवर एरिया है वो कम है, छोटा है। इसका मीनिंग क्या है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हीट लॉस पर यूनिट वॉल्यूम है बहुत कम है एज कंपेयर विथ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड थिंग,
हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, ये जो है ये वैल्यू वो ज़्यादा होती है। एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रिटेंटिविटी कम होती है, मीन्स वो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डीमैग्नेटाइज जल्दी हो जाता है, इसके पास मैग्नेटिज्म रहता है, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म नहीं रहता है। तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा? तो बच्चों सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी रिटेंटिविटी तो कम है लेकिन उसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। परमिएबिलिटी का मीनिंग क्या समझे आप? परमिएबिलिटी मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब उस पर अप्लाई होता है तो वो कितना मैग्नेटिज्म है वो एक्सेप्ट करता है। जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी था, वैसे ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट एक कंपैरिजन कर रहा है, एक नंबर ही है। किसके साथ कंपैरिजन है उसकी? वो कंपैरिजन फ्री स्पेस के साथ है। कितना मैग्नेटिज्म वो एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सेम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो ज़्यादा है, इसके लिए वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सेप्ट करता है। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी है एज कंपेयर विथ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा है। वो जल्दी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं उस पर एक्सटर्नल अप्लाई करूँगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन हाँ उसकी रिटेंटिविटी भी क्या है? कम है। परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो रिटेंटिविटी कम है। उसका मीनिंग है जब मैं सप्लाई बंद कर दूंगा, मीन्स एक्सटर्नल फील्ड देना बंद कर दूंगा, तो वो वापस डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जहाँ पे हार्ड फेरोमैग्नेटिक डीमैग्नेटाइज नहीं होता, उसके पास एक परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है, क्रेन में होता है। बड़े बड़े आयन के ब्लॉक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है क्रेन में। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक आयन का एक ब्लॉक है और एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है मेरे हाथ में, ये तो चिपक जाएगा इसके साथ। जैसे मैं उस पर फील्ड अप्लाई करूँगा तब, मीन्स करंट पास करूँगा तब, एक जगह से उठा के मैंने दूसरी जगह पे रख दिया, अब मैं सप्लाई बंद कर दूंगा तो उसका मैग्नेटिज्म है वो लॉस कर जाएगा, मटेरियल है वो, तो यहाँ से वो फिर से जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख पाएंगे। अगर हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया होता तो क्या होता? उसके साथ चिपक जाता परमानेंटली। ओके, दूसरा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ होता है वो है इलेक्ट्रिक बेल, जो घर में यूज़ होता है वो, और होता है वो टेलीफोन में जो डायाफ्राम बीच में जो स्पीकर होता है उसमें भी यूज़ होता है, लाउड स्पीकर में भी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ होते हैं। ये था हिस्टैरिसीस लूप। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं जस्ट फॉर डिस्कशन, जस्ट फॉर नॉलेज, वो है परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे अभी हमने आगे बात की, और परमानेंट, ओके, ये जो परमानेंट मैग्नेट हमें बनाना है वो पहले तो कौन से मटेरियल में से बनता है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। कुछ एलॉय है मेटल के, एल्निको, कोबाल्ट स्टील, टिकोनाल, वो एलॉय है, उसमें से परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। कैसे बनते हैं? बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ऐसे मटेरियल को एक अर्थ के जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है उसमें आप रख दो, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रखना होगा, तो वो मटेरियल है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल लोडस्टोन ऐसे ही परमानेंट मैग्नेट है, वो बने हुए हैं। दूसरा जो जरिया है उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख दो और उस पर हैमरिंग करने से क्या होगा? उसको हीट एनर्जी मिलेगी, और बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो एक पर्टिकुलर फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी, सेम डायरेक्शन में अलाइन होगी, और आपको एक परमानेंट मैग्नेट है वो मिलता है। उसकी कंपैरिजन में पहले तो परमानेंट मैग्नेट के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ होता है, जैसे अभी हमने आगे देखा। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं हम, गैडोलिनियम, डिस्प्रेसियम, आयन, निकल, कोबाल्ट,
उसको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करो तो उसके पास मैग्नेटिज्म आ जाता है, बिकॉज ऑफ हाई परमिएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। ये सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है। तो सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका एग्जाम्पल कुछ गैडोलिनियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड डिस्प्रेशियम। यूज़ कहाँ पे होता है? उसका यूज़ जो होता है वो टेलीफोन में होता है, लाउड स्पीकर में होता है और इलेक्ट्रिक क्रेन जो होती है, क्रेन में उसका यूज़ होता है। ओके, तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक एक बार फिर से रेफर कर लेना उसके लिए। अभी तक जितने भी वीडियोस देखे हैं उसको फिर से देखने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन है ई साइंस प्लस, जो आपको इजीली प्ले स्टोर में से मिल जाएगी। सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला के लिए, क्विक रिवीजन नोट्स के लिए, टेक्स्ट बुक, ओल्ड टेक्स्ट बुक, सभी के लिए आप ई साइंस प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।